Very good morning to class 11 student of St. Paul High School. So in this video, we will be learning very important chapter from your business studies, and the chapter is cooperative organization. So first we have to understand now what is cooperative organization. You see, it is also one kind of form of business with the person can carry on to earn their livings, and that is basically for the working and for the essential things they can work in this cooperative organization also. So first we have to understand now what is cooperative organization. Basically, cooperative organization from definition is an association of individuals to secure a common economic goal by honest means. You see, in cooperative organization, people come together to do business and to serve their life and to serve their basic needs. बोलने का मतलब है, जहाँ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है जहाँ इंसान सब एक साथ आके कुछ एक्टिविटी करेंगे और वो एक्टिविटी से जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो प्रॉफिट किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो प्रॉफिट उनके वो मतलब वो लिविंग के लिए यूज किया जाएगा. मतलब उन लोग का जो भी खर्चा होगा, नॉर्मल जो खर्चा, वो खर्चा के लिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. अमूल, व्हाट दिस नेम अमूल, देखा ना, अमूल का दूध आता है, अमूल का कोल्ड ड्रिंक आता है, अमूल नॉट कोल्ड ड्रिंक एक्चुअली, दैट अमूल दूध आता है. And there are so many Amul products, Amul cheese, Amul butter, so many things. क्या पता है आपको अमूल का स्टोरी? पता है तो प्लीज बताएं, अगर नहीं पता है तो जल्दी हिला दें. सो अमूल हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात. कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था वो. वहाँ पर एक्चुअली वो इन दैट विलेज मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर द मिल्कमैन. जितना भी लोग था वो क्या थे? मिल्कमैन. मतलब उन लोगों का मिल्क सेलिंग का ही काम था. Out of them, one decide to make a organization just like cooperative organization, और हम अपना मिल्क यहाँ से उस जगह बेचेंगे जहाँ हमें थोड़ा ज्यादा क्या मिले, प्रॉफिट मिले. इट वॉज जस्ट एन आइडिया, ऐसा करने से कैसा होगा. उसके बाद देखिए आज से कहाँ पहुंच गए अमूल. नाउ इट इज सोल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑलमोस्ट. इंडिया तो ऑल ओवर है ही. इन द नेबरिंग कंट्री ऑल्सो यू कैन फाइंड अमूल प्रोडक्ट्स. So it is that much famous now. So cooperative organization इतना huge success भी हो जाता है because you see in cooperative organization we want to solve the problem. For that reason only we make a cooperative organization so that we can have common goal without spending much. जैसे कि उसमें अमूल के एग्जाम्पल में देख लीजिए, उन लोग का बेसिक नीड क्या था? बेसिक नीड वही था कि उन लोग का घर चल जाए अच्छे से, तो इसलिए उन लोग साथ में आए और वो बिजनेस इतना सक्सेसफुल हो गया उनको कोई पता नहीं चला. तो इसलिए ये किया जाता है एक्चुअली कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. और कैसा एग्जांपल इज बंधन बैंक ऑल्सो, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल्सो. बंधन बैंक इज ऑल्सो नाउ अ बैंक, बट अर्लियर इट वाज नॉट अ बैंक. इट वाज ऑल्सो अ सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेयर द फीमेल एक्चुअली कैन पार्टिसिपेट एंड दे कैन टेक अ लोन एंड दैट इंटरेस्ट रेट इज वेरी वेरी लेस. सो दैट वाज अ थिंग दैट इट इज डन बाय बेसिकली यू सी इन एन इकोनॉमी. कोई भी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होना पड़ेगा ना. कोई भी कंट्री में अगर पैसा का फ्लो हो तभी तो वो इकोनॉमी क्या होगा, चलेगा. जब इंसान के पास पैसा आएगा तभी तो वो कुछ काम करेगा ना, बिजनेस करेगा या कुछ खरीदना है तो वो खरीद पाएगा. तो ये बंधन बैंक जैसे आज का डेट में ऐसे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं, कमती इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप क्या कर सके, ताकि आप अपना काम कर सके. कुछ बिजनेसमैन भी उठाते हैं छोटे छोटे लोन through their wives so that they can do their business and so something like that. तो ये था बेसिक मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. अब ये देखिए ये भी एक्ट से हुआ है. इंडियन कंपनी भी एक्ट से था. इंडियन कंपनी का एक्ट था ईयर था 1932. इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी नॉट कंपनी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा था? 1932. इंडियन कंपनीज है 1956 एंड 2013. 1956 पहले था, अभी है 2013. वैसे इधर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. या ईयर याद रहना पड़ेगा, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा है? 1912. 1912. ओके. सो वी आर लुकिंग नाउ विल बी गोइंग थ्रू द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 1 फीचर इज वॉलंटरी एसोसिएशन. कौन सा एसोसिएशन है? वॉलंटरी एसोसिएशन. मतलब क्या? इसमें आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये ज्वाइन करो. उसका मर्जी है वो ज्वाइन कर सकता है, उसका मर्जी वो छोड़ के जा सकता है. इसलिए वॉलंटरी एसोसिएशन कह सकते हैं.
कहते हैं इस चीज को। एंड नंबर 2 इज ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप है, अगर आप चाहते हो तो आप क्या हो सकते हैं, मैं ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहते हो तो लीव भी कर सकते हो। ओपन मेंबरशिप है, उतना कुछ बात नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक है, जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है एक डेमोक्रेटिक वे में वो रन कराया जाता है, ठीक है। वाई डेमोक्रेटिक वे? बिकॉज इसमें एक जन नहीं, इसमें बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो एक किस्म से ऑर्डर हो, एक किस्म से एक दूसरे की बात समझे, तो इसलिए इसमें क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर होता है इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट। इसमें क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट, मतलब जो भी उसके मेंबर्स होंगे सबके पास होगा वोटिंग राइट। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसीजन लेना है तो सबसे नहीं पूछा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा और उन लोग का सहमति लिया जाएगा, तभी वो काम होगा या नहीं होगा। नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्विस मोटिव। कौन सा मोटिव? सर्विस मोटिव। ये देखो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बनाने का मतलब यही है ताकि सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंसान लोग उसको सॉल्व किया जा सके। जैसे कि पहले का प्रॉब्लम क्या था, पहले का प्रॉब्लम ये था कि पीपल वांट टू डू बिजनेस बट दे डोंट हैव मनी, सफिशिएंट मनी। सो इसीलिए ये जो बंधन बैंक्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ ताकि वो क्या कर पाए, इजी टर्म्स में लोन भी प्रोवाइड हो जाए और उसका इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाए, कम हो जाए। देयर वाज अ प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन केम आफ्टरवर्ड। यस, तो इसीलिए ऐसा, इसीलिए इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या, सर्विस मोटिव, ताकि जो लोग उससे जुड़ रहे हैं या जो लोग उसमें हैं उनका क्या हो, थोड़ा बेटर हो, उनका थोड़ा अच्छा हो। अगर वैसे वैसे करके अगर पूरा सोसाइटी अच्छा हो सकता है ना। सो दैट्स वाई सर्विस मोटिव। नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। यहाँ प्रॉफिट का बात नहीं करते हम लोग बात करते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। क्यों? क्योंकि ये सर्विस मोटिव के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? सर्विस मोटिव। मतलब सोसाइटी में थोड़ा बेटर हो जाए, अगर बाई चांस प्रॉफिट अगर कुछ बच जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वो बाई चांस का बात है। क्यों बोला? अगर सोसाइटी में अगर आपको सब कुछ अच्छा करना है तो शायद लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट होगा ऐसा जरूरी है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। आफ्टर दैट लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल। यहाँ जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड होता है उसमें हाई रिटर्न हम लोग नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्विस मोटिव के लिए कर रहे हैं हम लोग, जो मेंबर जुड़े हुए हैं उनका अच्छा कर रहे हैं, या जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है उनके अच्छा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है। कौन सी सोसाइटी है? फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि फार्मर लोग को नए नए टेक्निक्स बताना ताकि वो और अच्छे से फार्मिंग कर पाए और उनको चीपर इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड किया जाए। तो ये सब में पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है ना, क्योंकि अगर बेसिकली बिकॉज यू सी मनी हैज अ वैल्यू, आपको पता नहीं होगा बट मनी हैज अ वैल्यू। अभी जो आप जैसे फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले आप जो 10 रुपए में जो चीज खरीद पा रहे थे वही चीज आज के डेट में आपको 10 रुपए में नहीं मिलेगी। 10 रुपया तो 10 ही रुपया है, 10 रुपया तो 10 ही रुपया है, पर वही चीज आप उतने में नहीं खरीद पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आप एक एग्जांपल ले सकते हो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लास्ट 5 ईयर में अगर आप यहाँ से सिलीगुड़ी जाते थे तो 50 रुपीज में पहुंच जाते थे। मैं कम बोल रहा हूँ, 100-120 था, पर आज की डेट में वो 200 प्लस 150 और 200 के आसपास पहुंच चुके हैं। पैसा क्या घटा, पर फिर भी वो चीज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो कि एक फिक्स था। तो ऐसे मनी का वैल्यू एप्रिशिएट होता है हमेशा। क्या होता है? मनी का वैल्यू एप्रिशिएट होता है। इसलिए लोन में जब भी लेते हैं ना इंटरेस्ट, इसीलिए आप कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वो वैल्यू तो आपको बाद में मिलेगा ना, और उसकी वजह से मतलब जो आप पैसा लोन दे रहे हो किसी को, वो तो आप कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते थे, पर अपना प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी आपने मिस किया कि नहीं किया। तो इसीलिए आप क्या चार्ज करते हो? आप चार्ज करते हो इंटरेस्ट चार्ज करते हो। तो इसीलिए यहाँ पर आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक मोटिव। कौन सा मोटिव? इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक मोटिव बोलने का मतलब है क्योंकि ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए है क्योंकि समाज अच्छा हो, सर्विस मोटिव ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा इकोनॉमी भी क्या होगा, डेवलप होगा। बिकॉज इफ यू सी इफ सोसाइटी इज डेवलप्ड देन सराउंडिंग विल स्टार्टेड टू डेवलप। इफ द सराउंडिंग गेट स्टार्टेड टू डेवलप देन एज इट विल टेक टाइम बट द कंट्री विल गोइंग टू गेट डेवलप। आस्ते आस्ते होगा, एक बार में नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं म्यूचुअल हेल्प एंड कॉपरेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? म्यूचुअल हेल्प एंड कॉपरेशन, मतलब मिलजुल के चलना पड़ता है क्योंकि यू सी इट्स एन एसोसिएशन ऑफ person, we have to have a common objective, we have to agree in a common terms, तभी हम लोग साथ में मिलकर काम कर पाएंगे ना। अगर सबका सोच विचार अलग है, सब एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे,
तो और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कर पाएंगे। तो इसलिए उनमें क्या होना जरूरी है, म्यूचुअल हेल्प एंड कॉपरेशन। और यहाँ पर कैश ट्रेडिंग के लिए बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट बिजनेस ऑन अ कैश बेसिस एंड अलाउ नो क्रेडिट। अगर ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कोई भी किसी का बिजनेस करता है तो सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस का किया जाएगा, क्रेडिट का कोई सीन नहीं है। कैश ट्रेडिंग डज नॉट इन्वॉल्व बैड डेब्ट्स एंड क्रेडिट, मतलब अगर कैश में ट्रेडिंग रहेगा तो बैड डेब्ट्स होने का चांस नहीं रहेगा और कोई भी उधार उन लोग को मांगते फिरने वाला कंडीशन नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा बेटर रहता है कलेक्शन एक्सपेंसिव। Thus it helps the society to have a good working capital and maintaining short term solvency। तो इसलिए जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेटर रह जाता है, क्योंकि उन लोगों का कोई बैड डेब्ट्स नहीं रहने वाला, क्योंकि जो ट्रेडिंग होगा कैश में होगा, अवेलेबल कैश है तो सामान ले जाओ, नहीं है तो छोड़ दो। एलिमिनेशन ऑफ मीडिएटर्स, यहाँ बात कर रहे हैं किसका, एलिमिनेशन ऑफ मीडिएटर। क्योंकि देखिए सामान तो फैक्ट्री में बनेगा और फैक्ट्री से डायरेक्ट कस्टमर तक जाने के लिए देयर कैन बी मोर पीपल। ये फैक्ट्री से होलसेलर जा सकते हैं, होलसेलर से एजेंट का पास आ सकते हैं, एजेंट से रिटेलर का पास आ सकते हैं और रिटेलर से फाइनल कस्टमर। ये चेन और लंबा भी हो सकता है, फैक्ट्री से एजेंट, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से फिर एजेंट, फिर रिटेलर एंड फाइनली कस्टमर। जितना ज्यादा चेन लंबा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। श्योर, सही कॉन्सेप्ट है। क्यों? बिकॉज यू हैव टू पे दोस पीपल। अब डायरेक्ट पहुंचे ना मैक्सिमम प्रॉफिट, डायरेक्ट पहुंचे तो मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसे फ्लिपकार्ट हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है, फैक्ट्री, दिस ऐप स्टैंड फॉर फैक्ट्री, इधर आ जाता है फ्लिपकार्ट और इधर आ जाता है कस्टमर। यहाँ से फ्लिपकार्ट खरीदा, फ्लिपकार्ट भेज दिया कस्टमर कैंपस में। सो दैट्स व्हाई फ्लिपकार्ट इज अर्निंग लॉट ऑफ प्रॉफिट। खाली फ्लिपकार्ट तो एक छोटा सा कंपनी है, सबसे बड़ा कंपनी कौन सा पता है, अमेज़न। आपको ये वर्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन ऑनलाइन ट्रेडिंग, अमेज़न। और एक वॉलमार्ट बोलते हैं, यहाँ पर नहीं, यूएसए, कनाडा, सब जगह वॉलमार्ट, सब कुछ अवेलेबल, सब कुछ। क्या चाहिए तुम्हें, सुई से लेके प्लेन तक मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल, सब कुछ। आउट ऑफ दैट पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी, मतलब ये से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में उतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता और उतना ज्यादा इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता। ठीक है, लीगल स्टेटस लीगल है 90 क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के हिसाब से बनाया जाता है, तो इसलिए एकदम लीगल है, कुछ भी इसमें इलीगल कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। तो ये सब कुछ थे फीचर्स। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन, कैसे हो सकता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन। तो इसमें नंबर 1 चीज है 10 एडल्ट मेंबर चाहिए आपको। कितने मेंबर चाहिए, 10 जन चाहिए जो एडल्ट हो, मतलब 18+। 18 से नीचे वाले को क्या कहेंगे, माइनर। 18 से ऊपर तो एडल्ट बोलेगा ना, 18 से कम माइनर कहेंगे। क्या कहेंगे, माइनर। माइनर मतलब नन्ना मुन्ना बच्चा। कोर्ट विल से, नॉट आई विल नॉट से, कोर्ट विल से आप तो नन्हे मुन्ने बच्चे हो, क्यों, क्योंकि आप 18 नहीं हो। तो हमें 10 एडल्ट मेंबर चाहिए। और सेकंड थिंग, द मेंबर विलिंग टू फॉर्म सोसाइटी शुड बी बाउंड टुगेदर बाय ए कॉमन बॉन्ड होना चाहिए, मतलब कुछ कॉमन होना चाहिए उनमें। कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन लोकेलिटी हो सकता है, लोकेलिटी, सेम लोग, सेम एरिया, सेम प्रोफेशन। मैं लॉयर, सब लॉयर हो सकते हैं, लॉयर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल दिया हमने। लॉयर के खिलाफ कोई भी अन्याय करेगा तो हम लोग जाके उधर प्रोटेस्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, वैसा हो सकता है। एंड ऑक्यूपेशन ऑल्सो, मतलब मैं बिजनेसमैन तो बिजनेस कोऑपरेटिव और सोसाइटी, जो भी स्मॉल बिजनेस है अगर उसको कोई लॉस हो रहा है तो हमने उसको हेल्प करेंगे, ऐसा भी होता है। लायंस क्लब, आपने नाम सुना होगा, इट इज फेमस क्लब, सुना ना। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक्चुअली ईयर ये टेक अ मेंबरशिप, अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। आई चेकअप हो जाएगा आपका, ब्लड डोनेशन, मतलब ब्लड का नीड है तो इजीली ब्लड अवेलेबल हो जाएगा, तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ठीक है,
तो इसलिए बनाई जाती है ताकि जो इंसान है उनका बेटर हो, मतलब उनको कोई इतना प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज आई इज द ब्यूटीफुल गिफ्ट ना, आई को कुछ हो जाएगा, आई का डॉक्टर भी नहीं मिलता, बट लायंस क्लब इज डूइंग दैट, सो इट इज ए ग्रेट इनिशिएटिव डन बाय लायंस क्लब। मैं यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, द मेंबर्स शुड मेक अ जॉइंट एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहला चीज है 10 एडल्ट मेंबर चाहिए, उसके बाद उनमें कुछ कॉमन होना चाहिए, या तो सेम लोकेलिटी का होना चाहिए, सेम कास्ट के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो सकते, सेम कास्ट के भी हो सकते हैं, सेम रिलीजन के भी बना सकते हैं हम लोग चाहे तो, सेम प्रोफेशन सेम ऑक्यूपेशन के भी हो सकते हैं, कुछ कॉमन होना पड़ेगा। और थर्ड थिंग है कि उनको अगर हो गए 10 मेंबर सेम प्रोफेशन के, तो उन लोग को अब रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास एक एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए नेम एंड एड्रेस ऑफ द सोसाइटी, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, क्या करना चाहते हो, किसके लिए खोल रहे हो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जो मेंबर है उसका वैलिड एड्रेस, उसका वैलिड डॉक्यूमेंटेशन, आधार कार्ड या जो भी है, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, अगर कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर का डिग्री होना पड़ेगा ना, फालतू में ऐसे डॉक्टर बोल के हो गया नहीं, तो प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन है, कोई ऑक्यूपेशन है, तो उसका डिग्री भी होना चाहिए, वैलिड डिग्री होना चाहिए उसके पास। मोड ऑफ एडमिटिंग न्यू मेंबर्स, कैसे नया मेंबर आ सकता है वो भी आपको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल एंड इट्स डिवीजन, अगर कोई उन लोगों को कैपिटल बनाना है तो कैपिटल कितना बनाएंगे उन लोग, और वो कैपिटल अगर कोई इनकम हो जाता है, कोई सरप्लस आ जाता है, तो सरप्लस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी बताना पड़ेगा। अ कॉपी ऑफ द बाय लॉ टू द सोसाइटी, और सोसाइटी के अगेंस्ट भी उन लोगों को एक लॉ जैसा कुछ सिग्नेचर साइन करना पड़ेगा ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद क्या होगा, द रजिस्ट्रार्स स्क्रूटनीज द above document and he is satisfied that the requirement fulfilled, then he enters society name in the register। उसके बाद जो रजिस्ट्रार है वो वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, क्रॉस चेक करेगा, उसमें लगेगा कुछ दिन। आफ्टर दैट अगर वो एक बार वो कर दिया कि मतलब हाँ ठीक है सब कुछ ठीक है, सिग्नेचर कर दिया, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या मिला देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया, आप बिजनेस बिजनेस है एक्चुअली, और कोऑपरेटिव सोसाइटी रन कर सकते हो। तो किस किस टाइप की होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर 1 कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर 2 प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर 3 मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर 5 हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड लास्ट वन इज फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, एक का बेसिक चीज बता दे रहा हूँ। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जो कंज्यूमर है ना, बेस कंज्यूमर कौन, हम लोग, दोज पीपल हु आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स विल बी नोन एज कंज्यूमर। तो आपने देखा होगा पहले के टाइम में बहुत सारे वो सोना स्लिम बैग एंड दैट क्या क्या अजीब अजीब एडवर्टाइज आता था ना, तो अभी भी आता ना, एक 999 4 जींस ले लो, 500 जींस ले लो, वो जींस का कुछ क्वालिटी नहीं रहते हैं, देखते हो जूता भी क्या, मोबाइल भी कौन सा अजीब एड आते रहता है ना। कुछ प्रोडक्ट अच्छा होता है, पर कुछ प्रोडक्ट से क्या हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट बेकार होता है ना। तो वो एक्चुअली इधर क्या हो रहा है, कंज्यूमर के लिए एक्चुअली अच्छा चीज हो रहा है, पूरा पैसा का पूरा बेनिफिट मिल गया उसको, उन लोगों का तो पैसा एक किस्म से वेस्ट हो गया ना, एक किस्म से उन लोगों को ठग देता है, बेवकूफ बना देता है, पर वो भोला वाले कंज्यूमर को पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर सकते हैं ना। आपको ही नहीं पता होगा एक्चुअली आप क्या करना है। सोचो आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, मजा से एकदम ऐसा प्रोडक्ट था कि आपके बाल और घने हो जाएंगे, आपने यूज किया बाल ही चले गए, आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, कंप्लेन। स्वाद में तो जाके उसको मारूंगा जिसने मुझे बेचा ऐसा कुछ। What you can do, you can file a case in, we have different consumer court also, consumer forum कहते हैं उसे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं, ठीक है। आप वहां जाओगे, वहां पर जाके आप अपना कंप्लेंट साइन करोगे, आपको प्रोडक्ट इंटैक्ट होना चाहिए, शैम्पू अगर जो यूज किया आपने वो एकदम, जिससे कि अदालत से क्या मांगी, सबूत मांगी ना, आप चिंडे तकले तो हो गए, आपने खुद से किया है, इसका गारंटी क्या है, तो मैंने ये यूज करके किया है, तो वो चीज आपका इंटैक्ट होना चाहिए, वो आपको सबमिट करोगे आप, और उसके बाद केस हो जाएगा, और आप उसमें मानहानि या कुछ भी मतलब कोई भी आपको कॉम्पनसेशन जितना आपका लॉस लग रहा है उतना आप क्लेम कर सकते हो, इतना आप क्लेम कर सकते हो। ये पता है आपको, नहीं पता, आपको इतना हेल्प कौन करेगा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी। कौन हेल्प करेगी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेसिकली ये सोसाइटी इसीलिए बनती है ताकि जो कंज्यूमर है उनके साथ कोई भी किस्म का चीटिंग या कोई भी किस्म का फ्रॉड ना हो, अगर हो भी रहा है तो उनको उनका प्रॉपर जस्टिस मिले। आफ्टर दैट प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कौन सा बात करें, प्रोड्यूसर कौन, जो सामान बनाएंगे, ठीक है।
तो उनके साथ भी क्या होता है, उनको भी ना कभी कभी अनफेयर प्राइस मिल जाती है, यानी उनको भी कभी कभी अनफेयर प्राइस या स्ट्रिक्ट कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, तो वो टिक नहीं पाते उतने अच्छे से और उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। तो अगर ऐसा बंद होते रहेंगे बहुत सारे कंपनी, तो हम लोग का तो इंडिया ग्रो करेगा, ग्रो नहीं करेगा। इंडिया ग्रो तब करेगा जब प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे, कंज्यूमर भी ज्यादा होंगे ना। तो इसीलिए प्रोड्यूसर को भी हमें देखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ने बनाया, इसलिए हम बना सकते हैं क्या प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ताकि हम लोग उनका भी हेल्प कर सके, इजी टर्म्स में लोन प्रोवाइड कर सके और प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, ताकि वो प्रोडक्शन है अच्छे से कर पाए। आफ्टर दैट मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, यू सी मार्केटिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, मार्केटिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, because you see nowadays only those product you will buy which you are seeing in the TV or which have a proper reputation, है ना, क्वालिटी होना चाहिए सर, एड में देखा मस्त है, ये होगा अच्छा है। Everyone's mentality is like that only because we have been fed by the media just like that, because of that only. तो इसीलिए marketing plays a very very vital role, and in the marketing only the biggest expenses has to incurred by the company. जो कंपनी होता है, जो प्रोड्यूसर है या जो भी कंपनीज है, उनको बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, किसको, मार्केटिंग कंपनीज को, तभी तो उन लोग ऐड दिखाएगा ना, टीवी में ऐड दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, बहुत उन लोग पैसा बहुत हैवीली चार्ज करते हैं और इसीलिए दिखा रहे हैं। आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, इन यूएई अरब कंट्रीज, वहां पर फिक्स्ड है, वहां पर रूल्स क्या है, वहां पर कुछ रूल्स है। जैसे इंडिया में तो कुछ भी ऐड आता है ना, कुछ भी ऐड, यू कैन इमेजिन एनी लेवल ऑफ ऐड, क्या हो रहा है बाद में कुछ और दिखाते हैं ना, वो आप वुमन को भी ले रहे हो, मैन को भी ले रहे हो, कुछ भी नहीं, आप जैसा मर्जी वैसा ऐड बना सकते हैं ना, इट कैन बी फनी ऑल्सो, इट कैन बी सार्कास्टिक ऑल्सो, एनी काइंड, बट यूएई में ऐसा हो ही नहीं सकता। यूएई में आप वुमन ले ही नहीं सकते, यूएई में आप बच्चे लोग को ऐड में ले ही नहीं सकते। यू सी इन फ्लिपकार्ट देयर आर स्मॉल किड्स दैट एक्ट ना, सऊदी अरेबिया में अलाउड ही नहीं है, यू कैन नॉट टेक किड्स फॉर द एडवर्टीजमेंट, यू कैन नॉट टेक वुमन फॉर द एडवर्टीजमेंट, इफ यू आर टेकिंग वुमन फॉर द एडवर्टीजमेंट, द वुमन शुड हैज टू बी प्रॉपरली कवर्ड एंड द वुमन हैज टू वेयर प्रॉपर ड्रेस। इधर तो कुछ है नहीं, जो पहनना है ऐड में आ जाता। And in the country of Paris and France, there is also time limit also. जैसे यहाँ पर if you watch television, if you are watching any show, अगर वो आधा घंटा का शो है तो 15 मिनट ऐड आएगा, 15 मिनट का टेलीविजन है कि नहीं, पर ऐसा नहीं है उधर में टाइमिंग है 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम, दिन भर में 2 से 3 घंटे से ज्यादा ऐड आ ही नहीं सकता, इन टोटल बात करते हैं। ऐसे ऐसे पॉलिसी रहता है अलग अलग कंट्री का, हम लोग का क्या है हम लोग का आपको तो पता ही है। तो इसलिए मार्केटिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसीलिए जो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपेंस होता है, तो इसलिए हमने बनाया मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ताकि क्या हो जाए, जो प्रोडक्ट है उनका अच्छे से मार्केटिंग हो जाए और वो इजीली सेल हो पाए। आफ्टर दैट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या बात करें, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब क्या रहेगा होगा मीनिंग समझने थोड़ा ट्राई कीजिए, क्या होगा ये बताओ। Yes, credit cooperative society basically those society which provide loan in cheaper rate. Example, self-help group, Bandhan Bank. Earlier it was not bank, but nowadays it has turned into bank. And after that, housing cooperative society. Housing cooperative society has been formed for only one purpose, to construct house for those people who cannot afford to build a house in cheaper amount. इसलिए बनाते हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिकॉज हाउस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, एसेंशियल थिंग फॉर ए, जैसे पुराने मूवी में बोले रोटी कपड़ा मकान ना, बेसिक थिंग रोटी कपड़ा और मकान, ये चीजें 3 चीज के बिना इंसान है नहीं है, इसीलिए हाउस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए बनाए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उन लोगों के लिए हम घर बना सके जो खुद के घर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बनाने के लिए, तो इट इज अ वेरी वेरी गुड कॉज। एंड आफ्टर दैट फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसका बेसिक एम होता है लोन प्रोवाइड करना फार्मर्स को चीपर रेट में और नए नए टेक्निक्स या नए नए मेथड्स बताना, ताकि वो क्या कर पाए और अच्छे से फार्मिंग कर पाए, उनका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज ना हो, उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ठीक है, तो चैप्टर इज फिनिश्ड फ्रॉम माय साइड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यू कैन गो थ्रू दैट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड दिस चैप्टर इज ओवर। बट इन द लास्ट वीडियो एक्चुअली पार्टनरशिप मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो हमने मिस क्या किया था वो देखने हैं पहले। एलएलपी का शायद आया कि नहीं आया, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी
पार्टनरशिप। अब हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के, बिकॉज इन द लास्ट वीडियो मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो एलएलपी का शायद आया ही नहीं है, ठीक है। तो ये खत्म कर दे रहा हूँ, पार्टनरशिप भी खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कौन सा पार्टनरशिप? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कौन से ईयर में आया? 2009। कौन से ईयर में आया? 2009, 1 अप्रैल 2009। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, 1 जुलाई 1932। इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स आपको याद होने चाहिए। एलएलपी बोलने का मतलब क्या है? बेसिकली एलएलपी बोलने का मतलब है कंपनी और पार्टनरशिप मिक्स करते हैं। कंपनी का सम फीचर्स, पार्टनरशिप के सम फीचर अगर हम मिला देंगे तो वो बन जाएगा क्या? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बिकॉज यू सी इन पार्टनरशिप देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, है कि नहीं? तो एक अनसर्टेनिटी रहता है कि बिजनेस लॉस हो गया तो मुझे अपना जमीन जायदाद सब बिक्री करना पड़ सकता है। पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करने से वो नौबत नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ओनर और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, सेपरेट एंटिटी बोल के, ठीक है। तो इसलिए बेटर रहता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें आप कम नॉर्मल पीपल से पैसा नहीं उठा सकते, ये ड्रॉबैक है इसका। इसका और एक फायदा ये है कि यहाँ परपेचुअल सक्सेशन मिलता है। क्या मिलता है? परपेचुअल सक्सेशन। क्या कहते हैं इसका मीनिंग पता? परपेचुअल सक्सेशन बोला मैंने, ये वर्ड कभी सुना? ये वर्ड नहीं सुना? बस नहीं सुना, कोई बात नहीं सुना। तो परपेचुअल सक्सेशन मतलब जैसे पहले के टाइम में राजा लोग के टाइम में होता था, राजा मर गया तो कौन बनेगा राजा? राजा का बेटा बनेगा, राजा का बेटा भी मर गया, राजा का बेटा बनेगा। तो देयर इज एन कंटिन्यूटी ना, देयर इज ए कंटिन्यूटी। कभी खत्म होगा ये? नहीं होगा। तो इसी को बोला परपेचुअल सक्सेशन, एग्जाम्पल ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। तो इसलिए देखो यहाँ भी क्या होता है, पर कोई भी कंपनी में क्या होता है, द टॉप मोस्ट पोजीशन इन अ कंपनी कौन किसका होता है? टॉप मोस्ट पोजीशन इन अ कंपनी कौन सा होता है? अरे कंपनी यार, कंपनी इन अ कंपनी द टॉप मोस्ट पोजीशन, वो पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट का नाम कंपनी का ओनर तो होता है, पर कंपनी में सबसे बड़ा पोस्ट किसका होता है? सीईओ। कौन? सीईओ। सीईओ मर गया तो कंपनी बंद, ओनर भी मर जाएगा तो भी बंद नहीं होगा, बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी में। कंपनी खुद में ही एक इंसान है, तो जितना सीईओ मरेगा उतना सीईओ अपॉइंट किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मर गया, नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होने वाला। तो इसलिए क्या है? परपेचुअल सक्सेशन, कभी भी खत्म नहीं होगा। मर जाएगा दूसरा आएगा, वही मर जाएगा फिर दूसरा आएगा, बिकॉज वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सो ये सब बात थे फीचर्स के बारे में। एडवांटेज लिमिटेशन देख लीजिएगा। हम बात करने वाले किसके बारे में? पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड तो हम बोला था शायद, बोला ना पार्टनरशिप डीड, बोला ना पार्टनरशिप डीड। फिर भी समझ लेते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है बता दो? पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड बताओ बताओ। पार्टनरशिप डीड बोलो बोलो। वादा रहा सनम, क्या बोलेंगे? वादा रहा सनम। वादा रहा सनम का मतलब प्रॉमिसेस, वादा रहा प्रॉमिसेस। तो इधर हम लोग एग्रीड होते हैं। कौन एग्रीड होता है? पार्टनर्स एग्रीड होंगे कि हम लोग ये चीज होगा, ये चीज नहीं होगा, तो इसलिए बोल रहे हैं एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट का बेसिक मतलब होता है यहाँ पर, ये पार्टनरशिप डीड है बेसिकली वादा रहा सनम, बिकॉज इट इज एन एग्रीमेंट डन बाय द पार्टनर्स वेयर द पार्टनर हैव टू एग्री विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स। तो इनमें सबसे पहला चीज, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, कुछ पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला हम क्या मेंशन करेंगे? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेम ऑफ द बिजनेस प्रपोज्ड बाय द बिजनेस, कौन सा नाम रखोगे वो भी होगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, कितना कितना अमाउंट कौन कौन पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा कि नहीं होगा, ड्रॉइंग एक्चुअली पार्टनर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज हम लोग फिक्स करते हैं इसमें पार्टनरशिप डीड। आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट विल डिपेंड ऑन द पार्टनरशिप, ठीक है। एग्रीमेंट करना जरूरी है, एग्रीमेंट कैन भी, और ये पार्टनरशिप डीड का होना तो जरूरी है, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी होना जरूरी है। पर रजिस्ट्रेशन
मर्जी है आपका, कर सकते हो नहीं कर सकते, ठीक है। करने से बेनिफिट है, नहीं करने से आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या हो सकता है, देखिए राइट नॉट अफेक्टेड बाय, देखो मैं डायरी पर एडवांटेज देख लेता हूँ, एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन लिमिटेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, यहाँ एग्जाम में आपसे 3 चीज पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो आपसे पूछेगा लिमिटेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म, कोई भी आपसे 3 या 4 याद करके जाना है आपको। सेकंड आपसे पूछ सकता है राइट नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब ऐसा कौन कौन सा राइट है अगर जो नॉन रजिस्टर्ड है फिर भी आपको मिलेगा। पार्टनरशिप फॉर्म अगर नॉन रजिस्टर्ड है फिर भी आपको कुछ कुछ राइट मिलता है, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं मिलता, कुछ कुछ राइट मिलता है। तो ये पूछ सकता है आपसे, या तो आपसे लिमिटेशन पूछ सकता है, ठीक है। ये एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इसी ये दोनों से मिल गया होता है, ठीक है, कुछ फायदा नहीं। तो लिमिटेशन देख लेते हैं। नंबर 1 लिमिटेशन इज एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट इन्फोर्स इट्स क्लेम अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी इन अ कोर्ट। मतलब आप किसी से पैसा पाते हो, आप कोर्ट में उसको लेके नहीं जा सकते। नंबर 2 सच फर्म्स कैन नॉट सू इट्स पार्टनर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई पार्टनर घपला कर दिया, मैं उसको भी उसके ऊपर भी केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज रजिस्ट्रेशन होने से वो पार्टनरशिप लीगल बनेगा, रजिस्ट्रेशन होने से वो पार्टनरशिप लीगल बनेगा, वो पार्टनरशिप का वैलिडेशन होगा। बिकॉज यू सी मैरिजेस आर ऑफ 2 टाइप, वन इज डायरेक्ट वरमाला डाला, आप गए यहाँ पर, मतलब कहाँ पर टेम्पल में गए, सिंदूर लगाया, वरमाला डाला, हो गया आपका शादी खत्म, ताली हो। तो आपके कुछ फ्रेंड हो गए, वो कॉन्ग्रेचुलेशन शादी, ठीक। एक तो ऐसा होता है। ऐसा होने में प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं है कि वैलिड नहीं है, इट इज ऑल्सो वैलिड, बट देयर कैन बी प्रॉब्लम लेटर ऑन। बाद में अगर पति से अलग होना जाता है, या पति छोड़ दिया है, पति चीटिंग कर रहा है, या पति चीटिंग कर रहा है, तो बाद में बहुत सारा लफड़ा हो जाएगा, बाद में प्रूव करने में आपको झमेला हो जाएगा कि वो शादी हुआ कि नहीं हुआ। बिकॉज यू हैव टू शो द एविडेंस, फोटो दिखाना पड़ेगा आपको, एविडेंस लाना पड़ेगा, पंडित जी को भी लेके आना पड़ेगा, शादी कराया कि नहीं कराया। और वो तो आपका दोस्त लोग बोला नहीं मैं तो आया नहीं शादी में, ऐसा इसका शादी तो हुआ ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, कोर्ट मानेगा नहीं। तो इसीलिए ऐसा शादी भी हो सकता है, पर बाद में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसीलिए आज के डेट में रजिस्टर्ड क्या कह जाता है, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन, नॉट कोर्ट में शादी जहां भी करो पर रजिस्टर कर लो, इसलिए बोला रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ऐसे पार्टनरशिप का भी रहता है, पार्टनरशिप भी अनरजिस्टर्ड हो सकता है, तो उसमें यही चीज होता है, ठीक है। एनी पार्टनर ऑफ सच फर्म कैन नॉट इन्फोर्स हिज क्लेम आउटसाइडर्स और अगेंस्ट हिज को पार्टनर। अगर कोई भी इंसान से आप पैसा पा रहे हो, दैट कैन बी योर पार्टनर ऑल्सो, और दैट कैन बी एनी अदर पर्सन ऑल्सो, यू कैन नॉट इन्फोर्स और यू कैन नॉट टेक